बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आज हमारे साथ उस परिवार के चिराग हैं जिनकी वफादारी के किस्से और कसम बहादुरगढ़ के लोग खाया करते हैं। पूर्व मंत्री चौधरी मांगेराम नंबरदार, जिनको चौधरी देवीलाल का सबसे खास माना जाता था। चौधरी देवीलाल के नवरत्नों में से एक रत्न पूर्व मंत्री चौधरी मांगेराम, उनके सुपुत्र सतीश नंबरदार हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। सतीश नंबरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सतीश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इधर बीजेपी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है तो कांग्रेस तमाम तरह के दावे कर रही है। आप चुनावी माहौल देख रहे होंगे, बहादुरगढ़ की जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा है चुनावी माहौल? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मैं बहादुरगढ़ की बात ना करके पूरे हरियाणा की बात करूं, तो आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में उनको देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन सतीश जी, आप पूर्व मंत्री मांगेराम के पुत्र हैं जी, और एक ऐसे व्यक्ति जो एक समय में चौधरी देवीलाल के बहुत ज्यादा करीबी भी माने जाते थे। जनता के बीच में जब वो जाते थे तो उनका एक अलग ही रूप दिखाई देता था और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहादुरगढ़ में तमाम तरह के विकास कार्य भी करवाए हैं। अगर आप अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ाएंगे? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी 82 से लेके 91 तक बहादुरगढ़ विधानसभा से एमएलए रहे, मंत्री रहे। उन्होंने राजनीति ना करके एक समाज सेवा के तौर पर लोगों की सेवा करने का काम किया। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मांगेराम हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं और उन्होंने जनता की बगैर किसी स्वार्थ के, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े दिल से, आत्मा से उन्होंने सेवा की है। आज मैं जब पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो पब्लिक एक ही चीज़ देखती है। जब मैं लोगों के बीच में, अपने गांव में, अपने हलके में जाता हूं तो एक ही बात कहते हैं लोग कि स्वर्गीय चौधरी मांगेराम का बेटा है, उस देवता आदमी का बेटा है जिसने हमारी 10 साल पूरी सेवा की। और मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम जी हमेशा एक बात कहा करते, बेटा आज इन लोगों की देन है जो बहादुरगढ़ की जनता ने हमें विधायक बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सिर्फ इन बहादुरगढ़ की जनता की देन। और मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी, मैंने पीछे भी कहा था और आज फिर बता रहा हूँ, 82 में जब पहला चुनाव लड़े तो 17,500 वोटें मिली थी मेरे पिताजी को, जो चौधरी प्रियव्रत के मुकाबले में पहला चुनाव मेरे पिताजी ने लड़ा था। प्रियव्रत जी वो थे जिनके पूरे मतलब मैं ये कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईंटों के भट्ठे हुआ करते और मेरे पिताजी एक साधारण इंसान थे, किसान के बेटे थे और बहादुरगढ़ के नंबरदार थे। मेरे पिताजी को जब 82 में पहली बार टिकट मिला तो मेरे पिताजी 17,500 वोटों से विधायक बने। और मेरे पिताजी की सबसे बड़ी खासियत जो मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मेरे पिताजी 82 में पहला चुनाव जीतने के बाद स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी के अंदर विधायक नाम की, मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरे पिताजी के अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने चौधरी प्रियव्रत के पैरों को हाथ लगाकर और कहा, चौधरी साहब आपका बच्चा हूं। मैं आज भी वो चीज़ ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि मेरे पिताजी का जो स्वभाव था वो जनता के बीच में एक साफ और नरम छवि के नाम से मेरे पिताजी प्रसिद्ध हैं कि स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी एक नरम छवि के इंसान थे। फिर मेरे पिताजी ने दूसरा चुनाव 87 के अंदर लड़ा। मैडम, 87 के अंदर जब चुनाव लड़ा तो मेरे पिताजी 28,700 वोटों से बहादुरगढ़ हल्के से विधायक बने और पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से विधायक बने। बिल्कुल, क्योंकि सतीश जी, आप बहादुरगढ़ की जनता के बीच में गए होंगे, टिकट की दावेदारी आप पेश कर रहे हैं। अगर बहादुरगढ़ की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप किस प्रकार से विकास करवा सकते हैं? मैडम, अगर बहादुरगढ़ की जनता मुझे मौका देती है, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जमा कर टिकट देती है, मैं ये बात स्टूडियो के अंदर कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि बहादुरगढ़ की जीत जो होगी वो पूरे हरियाणा में एक इतिहास रचेगी। जिस तरह मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी ने 87 के अंदर इतिहास रचने का काम किया, वही पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम करूंगा। और
इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पास जो चीज मैं दोहराना चाहता हूं या बताना चाहता हूं आपको कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर को हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बताया जाता है और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा बताया जाता है। तो गेटवे ऑफ हरियाणा की जीत जो होगी वो एक ऐतिहासिक जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जमाती है। मैडम, मैं मांगेराम जी का बेटा हूं, ना तो कभी मेरे स्वर्गीय पिता ने कभी झूठ बोला और ना मैं बोलूं। ईमानदारी की बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सीट होगी जो पूरे हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचेगी। पार्टी आपको मौका क्यों दे? बहादुरगढ़ की जनता अगर आप पर विश्वास कर रही है तो किस बलबूते पर विश्वास करे? क्या ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप पूर्व मंत्री मांगेराम के पुत्र हैं, वो लोगों के बीच में जाते थे, या फिर इसीलिए कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की मैडम, मैं आपके इस सवाल से बड़ा खुश हुआ। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से पहले मेरे स्वर्गीय पिता को 13 साल इस दुनिया से गए हुए होंगे। आज तक मेरे फादर साहब 91 तक एमएलए मंत्री रहे। उसके बाद हमने कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा। 47 साल से मैं 77 साल की मेरी 1977 का मेरा जन्म है, 47 साल की मेरी उम्र होगी। लेकिन मैडम, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं राजनीति करूं। हम पब्लिक के बीच से जुड़े रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लोगों के काम आते रहे और आज तक हम पब्लिक के बीच में हैं। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी होगी कि मुझे राजनीति में, आज मैंने चुनाव लड़ने की जो सोची कि भाई मेरे को पार्टी को मेरे को टिकट देना चाहिए। क्यों? उसका ये भी रीजन बताता हूं, टिकट भी क्यों देना चाहिए। मैडम, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। भगवान की दया से मैं उस परमात्मा से डर के कहता हूं, साधन संपन्न हूं। उस विधाता ने जितनी संपत्ति हमारे को हमारे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम ने दी है, वो एक नेक कमाई की हमारी अपनी, मतलब मेरे फादर ने जो नेक कमाई से कमा रखी है वो संपत्ति है। मेरे फादर ने एमएलए बनने के बाद कभी भी किसी आदमी के साथ ना गलत किया, ना धोखा किया, ना फ्रेब किया। उस चीज को देखते हुए, बहादुरगढ़ के विकास को देखते हुए आज मेरे ऊपर बहादुरगढ़ की जनता का एक विश्वास है। जो बहादुरगढ़ की जनता बहादुरगढ़ का विकास चाहती है। आज अगर आप बहादुरगढ़ की बदहाली को देखेंगे, अब मैं चाहूंगा कि आप बहादुरगढ़ में आपको आने का मौका मिले। आज बहादुरगढ़ की बदहाली को देखेंगे तो आप ये कहेंगे बहादुरगढ़ गुड़गांव की तरह डेवलप होना चाहिए था। लेकिन आज बहादुरगढ़ पिछड़ चुका है। बहादुरगढ़ के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा, पीने के पानी को, जो हमारे वहां के विधायक है राजेंद्र सिंह जून, वो तो एवियन का पानी पीते हैं और मालवीय नगर रहते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ की जनता, गंदा पानी आता है, सीवरेज व्यवस्था नहीं है, पानी की कहीं निकासी नहीं है, उनको बहादुरगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही एक कारण है कि जो चसक, जो आग मेरे दिल के अंदर है, सिर्फ मेरे बहादुरगढ़ के लोगों के, जनता के प्रति है कि मेरा बहादुरगढ़ विकास की तरफ हो, मेरे बहादुरगढ़ में। तो क्या आप जनता के बीच में गए? अगर आप जनता के बीच में गए हैं तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मैडम, मैं रेगुलर लोगों के बीच में जा रहा हूं और रेगुलर पब्लिक से, जो मेरे बहादुरगढ़ हल्के के लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, शहर के लोग हैं, उन लोगों के अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि हमारा विधायक ऐसा बने जो बहादुरगढ़ के बारे में सोचे और अपने बारे में ना सोचे। मैं तो ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप विकास कार्य जरूर करवाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि जनता आपको ही चुने? मैडम, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर आपको मैं बताऊं, 10 साल की मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम जी की कार्यशैली, उस कार्यशैली को बहादुरगढ़ हल्के के लोग पसंद करते हैं। उनको पता है कि स्वर्गीय चौधरी मांगेराम का खून है, धोखेबाज नहीं है, हमारा साथ देगा और बहादुरगढ़ के बारे में, विकास के बारे में सोचेगा और करेगा। ठीक है, तो ठीक है सतीश जी, अगर आप टिकट की दावेदारी भी पेश कर रही हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज से भी आप संतुष्ट हैं, क्या बहादुरगढ़ में सीएम नैप सिंह सैनी ने विकास कार्य करवाए हैं? आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तमाम तरह के आप दावे भी कर रहे हैं, तो अभी तक कितने विकास कार्य हुए हैं बहादुरगढ़? मैं पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल रहे, चौधरी भजन लाल रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और भी बहुत से मुख्यमंत्री रहे। मैडम, या तो चौधरी देवीलाल जी का एक ऐसा नेचर था कि पब्लिक के बीच में रहा करते, उनके सीएम हाउस में कोई जाया करता, चाय पानी खाने का प्रोग्राम।
या आज नायब सैनी के नेतृत्व में ये हो रहा है कि संत कबीर कुटिया में अगर कोई जाता है पूरे हरियाणा से या कहीं से भी आदमी, तो वहां जाते ही सबसे पहले चाय, मिठाई और फिर खाने की व्यवस्था, ये दिन और रात की बात कर रहा हूं मैं, 24 घंटे प्रोवाइड है ये चीजें। बहादुरगढ़ विधानसभा के जो विधायक हैं राजेंद्र जून, आपने भी जिक्र किया है कि वो मालवीय नगर रहते हैं, लोगों के बीच में कम जाते हैं। जी जी। और लोगों के बीच में तो आप भी पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ लोगों के बीच में पहुंचना, बल्कि आज की जो जनता है वो ये चाह रही है कि वो दावेदार आए या फिर वो उम्मीदवार आए जो हमारे क्षेत्र में काम भी करवाए। तो क्यों लगता है आपको कि जनता आपको ही मौका देगी? और भी तो टिकट के दावेदार होंगे। मैडम उसका रीजन बताऊंगा मैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, बहादुरगढ़ का दर्द वो आदमी समझेगा जो जनता के, बहादुरगढ़ के लोगों के बीच में रहा हो। राजेंद्र सिंह जून मालवीय नगर रहते हैं। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कभी उनको आपके स्टूडियो में आने का मौका मिले या आपको उनसे मिलने का मौका मिले। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, वो 15 साल विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने कभी असेंबली में बहादुरगढ़ के लिए कोई आवाज उठाई हो, वो साबित कर दें। उन्होंने बहादुरगढ़ में एक कोई विकास कार्य करा हो ढंग से। हाँ, एक आता है उनको कि नारियल फोड़ने का जब टाइम आता है तो वो पहुंच जाते हैं नारियल फोड़ने के लिए। एक नारियल फोड़ने तो वो बहादुरगढ़ में जरूर आते हैं, अदरवाइज उनका बहादुरगढ़ से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे हलके में 31 गांव और 31 वार्ड लगते हैं। मैडम मैं आपको यह भी कहूंगा कि कभी आपको उनसे पूछने का मौका मिले तो आप पूछना, जून साहब आप 30 वार्ड हैं, 31 वार्ड हैं और 31 गांव हैं, आप गांव बता दीजिए किस दिशा में है और वार्ड बता दीजिए कहां है। और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इससे भी अच्छा, उनसे एक और बात पूछना कि 30 वर्करों के अपने नाम बता दो, बात ही खत्म कर देंगे। वो ढंग से 30 वर्करों के नाम भी नहीं बता सकते मैडम। उनको बहादुरगढ़ से कोई लेना देना नहीं। हफ्ते में 2 बार बहादुरगढ़ आना और अपना 11 बजे आते हैं, 3 बजे अपना निकल जाते हैं। उनको बहादुरगढ़ से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज बहादुरगढ़ की बदहाली आप देखेंगे तो बहादुरगढ़ की बदहाली इतनी बुरे हालात है कि आपको अगर बहादुरगढ़ में आने का मौका मिले, आप देखेंगे, आप ये कहेंगे कि ये बहादुरगढ़ है। और ये वो बहादुरगढ़ था जिस बहादुरगढ़ को स्वर्गीय चौधरी मांगे राम असेंबली में खड़े होकर क्या करते हैं, 89 एमएलए, आप लोगों ने राम राज देखना है तो मेरे बहादुरगढ़ में आओ, मैं आपको राम राज दिखाऊंगा। सफाई व्यवस्था थी बहादुरगढ़ के अंदर, प्रशासन की व्यवस्था थी, भाई पुलिस की व्यवस्था थी, सारा मतलब बड़े अच्छे ढंग से नंबरदार साहब संभाल रहे थे। पूर्व मंत्री एक समय में स्वर्गीय मांगेराम जी एक समय में मंत्री रहे, उनके जो कामकाज थे हर कोई जानता है। एक ऐसे व्यक्ति जो ना सिर्फ चौधरी देवीलाल के करीबी माने जाते थे, बल्कि उनका जो रोब था वो अलग ही था जनता के बीच में। तमाम तरह के विकास कार्य भी उन्होंने करवाए हैं। तो अब अगर जनता उन्हें याद करती है तो किस तरह से याद करती है? इस तरह से याद करती है कि उन्होंने विकास काम करवाए हैं, विकास कार्य करवाए हैं, या फिर इसलिए कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो? अरे मैडम, इस चीज के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगे राम जी ने लोगों के दिलों पे राज किया है। आज मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगे राम जी को 13 साल इस दुनिया से गए हो गए। 13 साल में आज भी वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर आपकी टीम बहादुरगढ़ में अगर कभी सर्वे करने जाती है तो मैं जरूर आपसे भी ये कहूंगा, मैं यूं नहीं कहता कि मैं मांगे राम का बेटा हूं, मैं अगर आम आदमी से भी आप स्वर्गीय चौधरी मांगे राम जी के बारे में पूछेंगे तो एक मिसाल है स्वर्गीय चौधरी मांगे राम जी की कि वो एक देवता स्वरूप इंसान थे। मेरे फादर साहब पहला कप चाय का जब पिए करते जब महावीर मंदिर में मत्था टेक लिए करते। उसके बाद उनकी दूसरा काम उनके जो था, उनके डेली रूटीन वर्क में दूसरा काम अपने कार्यालय पे आके लोगों से मिलना और लोगों की निस्वार्थ सेवा करना। 10 साल एमएलए रहते हुए मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगे राम जी ने लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। एक छोटा सा उदाहरण मैं जरूर बताऊंगा आपको। मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगे राम जी जब एमएलए थे, हमारी कोठी पे मैडम चारों तरफ लोग बैठे नंबरदार साहब के, तो एक हमारे शहर के बनिया बिरादरी से थे गुप्ता जी, वो बेचारे रोते हुए आए। वो बोले कि नंबरदार साहब, उनके मकान पे किसी ने कोई कब्जा कर लिया। मैं आज उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता और ना मैं उस बारे में कोई डीपली जाना चाहता। तो
वहां जो वर्कर बैठे थे वो बोले नंबरदार इसकी मदद नहीं करेगा, इसने कांग्रेस की वोट दी है। बोले यार कमाल कर दिया, तुम कैसी बात कर रहे हो, इन लोगों ने वोट दी और मुझे एमएलए बनाया है। मैं एमएलए एक आदमी की वोट से नहीं बना, मेरे लिए सारा बहादुरगढ़ मेरा अपना है, मेरे पास जो आएगा मैं उसका काम करूंगा। स्वर्गीय चौधरी मांगे राम जी ने उस टाइम हमारे यहाँ जो भी डीएसपी थे, उनका भी नाम नहीं ले रहा मैं, जो भी डीएसपी थे उनके पास फोन मारा। उन्होंने कहा जी इनकी किसी और ने, मतलब जिस हल्के से किसी और विधायक का फोन आया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि वो जिसने मकान पे कब्जा किया वो मेरे भाई है। तो बोले मेरे फादर साहब ने एक ही बात कहा, वो एमएलए वो हैं या मैं हूं, मेरे को 1 घंटे के अंदर लाला जी का मकान खाली चाहिए। मैं आज सिर्फ ये बात, और मेरा कोई बताने का मकसद नहीं। लाला जी अगले दिन अपनी वाइफ के अपने बच्चों के साथ आते हैं, बोले नंबरदार साहब मैंने सारी जिंदगी कांग्रेस की वोट दी है, लेकिन मैं मरती आना भी अपनी औलाद तय जो कहूँगा, मतलब अगर मांगे राम परिवार तय जो भी आदमी चुनाव लड़े आप लोगों ने वोट उसकी देनी है। तो नंबरदार साहब ने अपने टाइम में मतलब बगैर किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा की, काम किए, लोगों के काम करके दिखाए। तो कामकाज से आप बहुत संतुष्ट भी हैं उनके। तो बीजेपी सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? विकास कार्यों के बलबूते आप उन्हें देख रहे हैं या फिर तमाम योजनाएं जो प्रदेश में लागू की गई हैं? मैडम मैं तमाम योजनाओं से भी देख रहा हूं, और सबसे बड़ी बात जो अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, अब नायब सैनी जी को 6 महीने हो गए मुख्यमंत्री, जो किसानों को जो तोहफा दिया या अब जो बजट आया उसको देखते हुए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश हित की सरकार है, और हमारे हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री में जो हमारे को मिला है, तीसरी बार उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपने हाल ही में एक संकल्प लिया था कि अगर जनता आपको मौका नहीं देती है तो आप समाज सेवा करेंगे। मैडम अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने अभी आपसे कहा कि जनता मुझे मौका देने के लिए तैयार है, पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जनता की सेवा तो मैं पहले भी कर रहा था बगैर एमएलए बने और आगे भी करता रहूंगा। जितना मैं समर्थ हूं, जितनी ताकत मेरे पास है, उससे एक्सेस में मैं लोगों के काम कराने में या लोगों की मदद करने में मैं आगे रहता हूं। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जमाएगी, मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर अदरवाइज पार्टी किसी और को भी टिकट दे देती है, देखो टिकट एक है, लेकिन मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। जिसको टिकट देगी, मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है, जहां हम जुड़ जाते हैं वहां जुड़ जाते हैं, नहीं तो हम कभी मतलब जुड़ते ही नहीं किसी से। और पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी तन मन धन से ठोक के मदद करेंगे। बिल्कुल सतीश जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, हर किसी ने देखे, बीजेपी ने 5 सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीती हैं। अब बारी है विधानसभा चुनाव की और बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगाने की भी बात कर रही है और इधर कांग्रेस भी तमाम तरह के दावे कर रही है। लोकसभा के जो परिणाम सामने आए उसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? मैडम लोकसभा में कुछ नहीं हुआ, लोकसभा में अगर कुछ किया गया तो लोगों का माइंड वॉश किया गया, सिर्फ लोगों को बहकाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। इस कारण से ये 5 सीटें रहेगी, नहीं तो हमारी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी थी और इस बार भी होनी थी, लेकिन लोग बहकावे में आ गए, इस करके ये हमने 5 सीट ले गए। सतीश नंबरदार का विधानसभा चुनाव को लेकर विजन क्या है? मैडम मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही विजन है। मेरे बहादुरगढ़ हल्के के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा तो अपने बहादुरगढ़ का विकास करने का जो सबसे बड़ा विजन है। मेरा बहादुरगढ़ गुड़गांव की तरह डेवलप हो, मेरा बहादुरगढ़ खूब तरक्की करे, मेरे बहादुरगढ़ का युवा बेरोजगार ना हो, वो साधन संपन्न हो, नौकरियां हो मेरे बहादुरगढ़ के लिए, मेरे बहादुरगढ़ में अस्पताल हो, मेरे बहादुरगढ़ में पानी की व्यवस्था, मतलब मैं तो अपने बहादुरगढ़ को चमकाने की बात कर सकता हूँ मैडम। तो आप कह रहे हैं कि अगर जनता आपको मौका देती है तो आप बहादुरगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और तमाम कार्य भी करेंगे। तो अब तक आप कितनी बार गए हैं जनता के बीच में? आप जनता के बीच में अगर गए हैं तो माहौल किस प्रकार का आप देख रहे हैं? क्या पॉजिटिव है वो बीजेपी सरकार को लेकर? मैडम मैं आपको बता रहा हूं, मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहा हूं और आज से नहीं,
मैं पिछले 20 साल से 25 साल से लोगों के बीच में रहा हूं। अगर बात करूं तो उससे पहले मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम जी थे, तो उनके साथ से लगूं तो मैं यूं कह दूंगा मैं बचपन से पब्लिक के बीच में रहा हूं। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूं, लोगों का जो आज के दिन का रुझान है मैडम, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं और नायब सैनी जी को तीसरी बार इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सतीश जी, बहादुरगढ़ में आपकी बैठक सबसे पुरानी है जी, आप उस बैठक को इतने सालों से कैसे चला रहे हैं? बैठक का सबसे मेन पर्पस पूरे हरियाणा के अंदर और बहादुरगढ़ हल्के के अंदर आसपास के गांव के लोगों के अंदर एक मशहूर कहावत में है कि भाई बहादुरगढ़ में तो मांगेराम जी की बैठक है, जहां लोग आके हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं, हम लोगों को सम्मान देते हैं, लोग हमारे पास इस करके लोगों का जुड़ाव हमारे साथ है करते हैं। इस करके हमारी बैठक का जो चलन है वो स्वर्गीय चौधरी मांगेराम के टाइम से यूं का यूं चला आ रहा है। सतीश जी, अगर बहादुरगढ़ की जनता आपको मौका देती है तो आप क्या विकास कार्य करवाएंगे बहादुरगढ़ में? मैडम, अगर बहादुरगढ़ की जनता मुझे मौका देती है, सबसे पहली बात तो आज बहादुरगढ़ के अंदर जो मेन दिक्कतें हैं वो पीने के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम। हमारे बहादुरगढ़ में शहर के अंदर शौचालय की बड़ी, आज से नहीं काफी सालों से बड़ी भारी किल्लत है। उसको ठीक करेंगे, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करेंगे, भाई साफ सुथरा पानी आए, अपने शहर में आरओ लगवाएं बहादुरगढ़ के लोगों के लिए या ग्रामीण लोगों के लिए। यूं ही हमारे यहाँ सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल है बहादुरगढ़ शहर के अंदर, हर गांव के साथ 5-5 गांव के साथ एक हॉस्पिटल या एक छोटी डिस्पेंसरी, मतलब जिस तरह डॉक्टर जिसमें रहे, इस तरीके से अच्छी सी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल हम बनवाएंगे। और अपने बहादुरगढ़ की शहर की व्यवस्था में जैसे हमारे लाइट की कमी है, लाइट में कमी है मैडम, लाइट का ठीक करेंगे। और सबसे बड़ी जो कमी हमारे को जो खलती है, आज युवाओं के लिए खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम हर गांव के साथ 2-2, 3-3, 4-4 गांव के साथ एक स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे और अपने शहर में अमन चैन शांति लाने का काम करेंगे। मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था, वो चीज आज फिर दोहरा रहा हूं मैडम, मेरे बहादुरगढ़ का युवा बेरोजगार नहीं होगा, मेरे बहादुरगढ़ का युवा सारे का सारा रोजगार होगा। मेरे यहाँ बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री हब है फुटवेयर का। मैं ये चाहूँगा कि मेरे बहादुरगढ़ में बहादुरगढ़ हल्के का लड़का, हल्के का बच्चा, मेरा भाई, मेरा दोस्त उन फैक्ट्रियों में काम करे। ये मेरी सबसे बड़ी सोच है कि मैं अपने बहादुरगढ़ के युवा को वहाँ उन फैक्ट्रियों में अपने बहादुरगढ़ के हल्के के लोगों को रोजगार दूं और जो सरकारी नौकरी लगने लायक होंगे उनकी प्राथमिकता के हिसाब से वो सरकारी नौकरी लगे। बिल्कुल। सतीश जी, आपके पिता पूर्व मंत्री और स्वर्गीय मांगेराम एक शरीफ व्यक्ति रहे हैं, शरीफ छवि के व्यक्ति, और अब आप उस छवि को किस प्रकार से बरकरार रखेंगे? मैडम, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, आपको पहले भी कहा है कि मेरी 47 साल की उम्र होगी, मैं मांगेराम जी का बेटा हूँ, मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। मैं अपने पिता की उंगली पकड़ के, कोई तो ये कहेगा कि राजनीति सीखी है, मैंने अपने स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम जी की उंगली पकड़ के जनसेवा सीखी है, लोगों के काम आना सीखा है, लोगों की सेवा करनी सीखी है, लोगों का दर्द समझना सीखा है। उसी चीज को बरकरार रखते हुए मैं अपने स्वर्गीय पिता चौधरी मांगेराम जी को अपना गुरु भी मानता हूं, अपना आदर्श भी मानता हूं। उनको देखते हुए उनकी छवि को और ज्यादा, मैं तो यही चीज चाहूंगा कि लोग ये कहें कि स्वर्गीय चौधरी मांगेराम के रूप में उनका बेटा आज हमारे बीच में खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। सतीश नंबरदार टिकट के मजबूत दावेदार हैं। खैर, ये पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट देनी है, उनसे मजबूत कोई और है या फिर नहीं है। क्या पार्टी उन पर भरोसा जताती है? पार्टी के बाद बात आती है जनता की। जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके हिसाब से राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करने का भाव लेकर सतीश नंबरदार चल रहे हैं। हमारी तरफ से सतीश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।